तो लास्ट लेक्चर तक देखिएगा स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे बेसिक रिलेटेड टू द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं अभी आपका लेने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में देखिएगा सभी कैलकुलेशन रहेंगे, जितने भी फॉर्मूलेज मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताए थे। जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर क्वेश्चन लेने से पहले मैंने आपको फॉर्मूलाज रिवाइज किया था जो इस टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा था। जैसे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बाद फोर्स। so all these quantity we studied in last lecture. ओके, तो देखिएगा इसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन रहेगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार having mass of 1500 kg, a car having mass of 1500 kg ठीक है, जस्ट 1 मिनट। a car of mass 1500 kg initially moving with a speed of 18 kilometer per hour, and finally attains speed of 54 kilometer per hour. Finally attains speed of 54 kilometer per hour in 10 seconds. फाइंड, अभी देखिएगा एक एक करके नंबर डाल के लिखता हूँ। सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है इनिशियल मोमेंटम। बी कैलकुलेशन करना है फाइनल मोमेंटम। सी कैलकुलेशन करना है एक्सेलरेशन। डी कैलकुलेशन करना है चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद ई कैलकुलेशन करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और लास्ट कैलकुलेशन करना है फोर्स इज ओके। तो ऐसे 5 या 6 कैलकुलेशंस करने हैं बच्चों। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं अभी तक जो हमने बीट पढ़ा है, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में अच्छे से कवर हो जाएगा। इज इट ओके? अब देखिएगा एक एक करके सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिएगा व्हाट द गिवन, अ कार हैविंग अ मास ऑफ 1500 kg। तो गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं। व्हाट द गिवन, कार का मास दिया है, मास को हम यम से इंडिकेट करते हैं, तो मास का वैल्यू रहेगा 1500 kg। तो ये रहेगा मास का वैल्यू जो मैंने लिख दिया। ओके, किलोग्राम में ही चाहिए होता है तो किलोग्राम में दिया है ऑब्वियसली, तो उसी में यूज करते हैं। इनिशियली मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो कार का इनिशियल स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18, बिकॉज द गिवन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, but SI unit of speed is meter per second. That's why we have to convert this speed from kilometer per hour to meter per second. Okay, तो अब देखिएगा 18 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड।
ओके, तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। फाइनली भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। फाइनली ये कार जाने वाला है अटेन्स स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके 54 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 होगा और 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। तो ये चेंज आप कितने समय में ऑकर होने वाला है? इन हाउ मच टाइम दिस चेंज विल ऑकर? इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो इतना ही कैलकुलेशन हमें दिया है और इस कैलकुलेशन से हमें एक एक चीजें फाइंड आउट करनी है जो उन्होंने पूछे हैं। ओके, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम बताओ बच्चों। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा? Which is the formula for initial momentum? Pi is equal to mu. Okay, right answer है Pi is equal to mu. Okay, u means initial velocity, m means mass. तो दिया है आपको, दोनों भी दिए हैं। बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या रहेगा? निकालो जल्दी से, जो जो पता है आपको कैलकुलेशन वो करते रहो। मेरे राह मत देखो सर कब करेंगे तब हम करेंगे सॉल्व। आप खुद अपने अपने लेवल पर सॉल्व करते रहो जो भी आगे दिया है वो बीट। ओके, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना है हमें। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू क्या रहेगा आप देखिएगा, यम यू। तो यम का वैल्यू 1500 है और यू का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। तो 15 5 कितना आने वाला है? 7500। अब इसका यूनिट बताओ क्या रहेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? बोलिएगा, इसका यूनिट क्या रहेगा? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया है अच्छे से। मूव टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइनल मोमेंटम। ओके, इन सेकंड क्वेश्चन दे गिवन फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हम पीएफ से इंडिकेट करते हैं और पीएफ का फॉर्मूला आपको पता है एम वी रहेगा। तो एम का वैल्यू तो उतना ही है 1500 और वेलोसिटी कितना अटेन होने वाला है? 15, क्योंकि आपको पता होगा फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 इंटू 15 कितना होगा बच्चों? 225। ओके, स्क्रीन पर मार्क मत करो जानवी। तो 15 इंटू 15 225 होगा और 1500 है तो उसके 2 जीरोस एज इट इज। तो 22,500 केजी मीटर पर सेकेंड ये रहने वाला है उस कार का फाइनल मोमेंटम। ओके, अभी ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हुआ, ये सेकंड कैलकुलेशन। लेकिन इसके साथ ही ना बच्चों हम क्या करते हैं, ये वाला कैलकुलेशन कर देते हैं चेंज इन मोमेंटम का, क्योंकि इधर की इधर ही निपट जाएंगे। डी ऑप्शन जो है हमारा वो पहले कैलकुलेट करते सी से हम। ओके, तो डी में क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है पी एफ माइनस पी आई। ओके, तो फिर आने वाला ये पी एफ का वैल्यू आपको पता है 22,500 है माइनस 7500 है। ओके, क्या आएगा फिर इसका आंसर? देखिएगा, रफ वर्क कीजिएगा। 22,500 माइनस 7500, तो ये 000 आएगा। 22 में से 7 चला गया है तो 15 आएगा। तो 15,000 इसका आंसर आने वाला है। इज इट ओके? और इसका यूनिट क्या आएगा बोलो बच्चों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट वही रहता है जो हमारे मोमेंटम का रहता है, आपको पता होगा केजी मीटर पर सेकेंड यही रहने वाला है। ओके, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये भी वही रहेगा। अभी नेक्स्ट देखिएगा सी।
एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो सी कैलकुलेशन करते हैं आप डी होने के बाद। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी रहेगा। तो v का वैल्यू आपको पता है बच्चों, ऑब्वियसली कितना है, 15 है, u का वैल्यू 5 और टाइम का वैल्यू 10 दिया है। तो ये आएगा 10 बाई 10, मतलब ये एक्सेलरेशन रहने वाला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी आ गया। ए बी सी डी 4 कैलकुलेशन हो गए हमारे। अभी ई कैलकुलेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं बताओ जरा। mv minus mu upon t minus mu upon t। हाँ, राइट आंसर है mv माइनस mu अपॉन t। तो mv माइनस mu मतलब ही क्या है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 15000 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड दिया है, तो 0 गेट कैंसल। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 1500। यूनिट क्या आएगा इसका, बोलो आप। केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड नहीं आने वाला है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला है। अच्छे से चेक करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला है। इज इट ओके? यस। ओके, तो अभी यह पार्ट क्या रहेगा बच्चों, देखिएगा। यह पार्ट में हमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम बताओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। F is equal to ma या मास इनटू क्वेश्चन एक्सेलरेशन। में मास का वैल्यू 1500 है और एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है 1500। यूनिट क्या आता है इसका, न्यूटन। तो बच्चों देखिएगा, हमने दोनों भी अलग अलग कैलकुलेशन किए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी निकाला और फोर्स भी निकाला। तो क्या समझ में आया बच्चों हमें कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमने न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाया कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमें जो बताया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब ही क्या है, फोर्स। तो ये इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाता है। इज इट ओके? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर करवाता है। ओके, जितने भी कैलकुलेशन है इस टॉपिक में आने वाले, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छे से दिया है। तो देखिएगा, स्टार मार्क करके रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें लगभग 6-7 कैलकुलेशन करने थे। तो पहले तो गिवन डेटा लिखा और एक एक करके फिर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, जो भी चीजें को करना था उन थिंग्स का। ओके, किसी को कुछ दिक्कत? सभी को समझ में आ गया? yes sir यस सर। यस सर। ओके, तो अभी देखिएगा बच्चों, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो लगा तो हम टॉपिक एंड होने के बाद लेते हैं। इस टॉपिक का अब एक लास्ट बिट बचा है बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ। लास्ट लॉ है ये होने के बाद फिर सभी लॉज खत्म हो जाते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट के बताए हुए जो भी लॉज ऑफ मोशन है वो। और फिर इसमें और एक बिट रहेगा, जैसे आपको पता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक लास्ट बीट है वो, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसका भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिएगा आप एक एक करके। न्यूटन थर्ड लॉ हेडिंग दीजिएगा।
न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंडेंट था, इनर्शिया पर, Inertia. न्यूटन्स सेकंड लॉ किस पर डिपेंडेंट था, Momentum. मोमेंटम पर। तो सिमिलर वे से न्यूटन्स थर्ड लॉ डिपेंड होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ डिपेंड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इज इट ओके? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत इजी है, 2-4 वर्ड का सिर्फ वो लॉ है, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस मतलब कुछ ज्यादा इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं है बड़ा। ओके लेकिन वो लॉ पढ़ने से पहले हमें एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के बारे में देखना है। ओके तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या कहता है हमें देखिएगा, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को कोलाइड होते हैं ना, ये बॉडी ए कोलाइड हो रहा है बॉडी बी पर और बॉडी बी कोलाइड हो रहा है बॉडी ए पर। ओके तो आप देखिएगा जब ये कोलाइड होने वाले हैं एक दूसरे के साथ, तो एट दैट टाइम ये दोनों भी क्या करने वाले, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाले। जैसे आपको पता होगा व्हेन दिस टू बॉडीज गेट कोलाइड और ईच अदर, एट दैट टाइम बी बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए एंड ए बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन बी। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ए ने बी पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स क्या रहेगा, F1 रहेगा। ओके बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स क्या रहेगा, F2 रहेगा। ओके तो आप देखिएगा अगर हम बॉडी ए को कंसिडर करते हैं ना, फॉर बॉडी ए, ओके तो फॉर बॉडी ए एक्शन फोर्स कौन सा रहेगा बताओ। एक्शन फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है जो एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर अप्लाई किया हुआ रहेगा। ओके तो बॉडी ए के लिए अगर हम कंसिडरेशन करते हैं तो एक्शन फोर्स कौन सा रहेगा बॉडी ए का, F2 सर। देखो फिर से एक बार एक्शन फोर्स का डेफिनेशन समझ लो, कोई भी बॉडी ने दूसरे बॉडी पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स जो रहता है उसको उस बॉडी का एक्शन फोर्स कहा जाता है। ओके तो बॉडी ए ने बॉडी बी पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स मतलब ही बॉडी ए का एक्शन फोर्स रहेगा। F1. तो F1 राइट आंसर है, ठीक है राइट आंसर है। तो बॉडी ए का अगर एक्शन फोर्स हमें निकालना है तो उसका आंसर आएगा F1 और रिएक्शन फोर्स पूछा जाएगा तो क्या आने वाला है, F2. F2 राइट आंसर है। F2. हाँ राइट आंसर है, F2 रहेगा। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अभी ऐसी Sir. ये F1 और F2 बताते हो कि हमने किस बॉडी को कंसीडर किया था, ए बॉडी को। इन सिमिलर वे अब हमें बॉडी बी को कंसीडर करना है, फॉर बॉडी बी। तो बताओ मुझे बॉडी बी का एक्शन फोर्स क्या रहेगा, F2. राइट आंसर है F2 F2. और बॉडी बी का रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा, F1. F1. F1 तो राइट आंसर है। ठीक है बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया, किसी का एक्शन फोर्स क्या रहेगा और रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा। जब बॉडीज टकराते हैं ना यस तो ऐसा कंडीशन ऑकर होता है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा बॉडी पहले के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके और ये जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, ये हमें बताता है कि ये जो दो फोर्सेस है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। According to scientist Newton, मतलब Newton's third law, every action there is equal and opposite reaction, and also instantaneous reaction. This is the statement of Newton's third law. तो Newton's third law का statement लिख लीजिएगा या फिर उसके पहले action and reaction force का definition लिख लो। At first write definition of action and reaction force, उसके बाद Newton's third law लिखेंगे हम। The force exerted by, डेफिनेशन लिख लो, the force exerted by one body on other body is called as action force for that body। ओके वही अगर आप देखोगे तो
रिएक्शन फोर्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? द फोर्स exerted by other body on given body is called as reaction force for that body. ओके, तो इसको रिएक्शन फोर्स कहा जाता है और एक्शन फोर्स कहा जाता है। तो अभी देखिएगा बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये जो होते हैं F1 और F2, जैसे इस डायग्राम में मैंने मेंशन किया था, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब वैल्यू इनका सेम होता है, सिर्फ इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें एक को प्लस लेना पड़ेगा तो दूसरे को माइनस। समझ में आ गया? तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, यही बताता है हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट ही यही है और उसका कंसेप्ट भी इतना ही है। ओके, कोई भी बॉडी जब दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो उस बॉडी का एक्शन फोर्स होता है, और दूसरा बॉडी जब उसके ऊपर फीडबैक में जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला है ना, तो उसको रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। इज इट ओके? सो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में लिख लीजिएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो देखिएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखिएगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, इतना ही है। एवरी एक्शन, हर एक एक्शन को क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, तो इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ कहा जाता है। इज इट ओके? एंड आल्सो ओके, तो इसे लिख लो बच्चों। ओके, तो ऐसा ही न्यूटन्स थर्ड लॉ रहेगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो अभी इसी के ऊपर एक लॉ रहता है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जाता है। ओके, तो अभी देखिएगा बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को पहले, और उसके बाद वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की ओर जाते हैं। जैसे आपको पता होगा बच्चों, सपोज एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को अगर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ F, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है सपोज x। आपको पता होगा, इस ब्लॉक को अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ समवॉट, तो फिर इसके ऊपर x डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ओके, तो वैसे अगर मैं दुगना फोर्स करता हूँ ना, बाकी सभी कंडीशन सेम है, इस ब्लॉक का मास भी सेम है और इस फ्लोर और उस ब्लॉक के बीच में होने वाला फ्रिक्शन भी सेम है, ऑल द थिंग्स आर सेम। ओके, तो अभी देखिएगा, मैंने फोर्स को अगर दुगना किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा बच्चों, बोलो आप? 2x 2x 2x
2x मिलने वाला है। ओके, तो राइट आंसर है यही हमें साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया हुआ थर्ड लॉ बताता है कि आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। इज इट ओके? F फोर्स अप्लाई करोगे तो F के बराबर ही आपको आउटपुट मिलने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, और 2F करोगे तो 2F के बराबर मिलेगा। इज इट ओके? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने F फोर्स अप्लाई किया और 2x के बराबर आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दिस कांट हैपन। ओके, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है? मतलब देखिएगा, इस ब्लॉक पर फोर्स हम एक तरफ से अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फोर्स में इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन राइट साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल रिएक्शन तो मिलता ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। समझ में आ गया? तो ऐसा ये लॉ रहेगा। कुछ दिक्कत अब इसमें? No. तो ऐसे हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो लॉ, मतलब ये जो रिएक्शन होता है ना, इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब किसी भी चीज को अगर आप धक्का दोगे तो उसी वक्त जो होना है वो होगा। एक तो वो मूव होगा या फिर नहीं होगा, डिपेंड होगा फोर्स कितना अप्लाई किया है। ओके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ब्लॉक को या फिर एक चीज को मैंने मूव करने की कोशिश किया और उसको मूव होना याद ही नहीं रहा, फिर वो 1 घंटे के बाद मूव हुआ। ऐसा कभी होगा? इज इट पॉसिबल? No, No, sir. sir. ओके, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। किसी भी चीज को अगर हम धक्का देते हैं या फिर पुश करते हैं तो जो होगा उस चीज पर वो उसी वक्त होने वाला है। ओके, ना ही पहले होगा ना ही बाद में होगा। एट दैट टाइम, इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड हम इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एट दैट टाइम। ओके, तो ऐसा ये रिएक्शन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये हमें क्लियर हो जाता है। अभी देखिएगा बच्चों, एक लॉजिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। अभी हमें न्यूटन थर्ड लॉ से ये तो पता चल गया कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं। लेकिन बताओ मुझे बच्चों, तभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते बताओ? ऐसा आपको एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दिया जाएगा, गिव रीजन टाइप। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्सप्लेन व्हाई? बताओ, कोई बता सकता है आप में से? Sir, because they are equal and have an object between them. नहीं, और कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में? ठीक है, No as a external balance- force is applied on him. क्या क्या बोले, एक बार फिर से बताओ। Because no external force acts on him. नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट हो रहा है ना। जब एक दूसरे के ऊपर बॉडी कोलाइड होने वाले हैं तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा बॉडी पहले बॉडी के ऊपर F2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये दोनों भी फोर्सेस देखो बच्चों, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये तभी भी कैंसिल क्यों नहीं करते एक दूसरे को? इसका रीजन बताओ, सोचो थोड़ा। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों, याद है? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो अगर एक चीज पर Yes, sir. तो अगर किसी थिंग पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है, जैसे मैं इस बॉक्स पर यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से भी। ओके, तो क्या हो जाएगा? इस ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इज देयर इज एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक No, ऑफ? sir. No, sir. तो इसका No, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो दो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से इस ब्लॉक का कोई भी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस शो नहीं करता है। ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या कंडीशन वो यहाँ पर अराइज होगा? इज दिस कंडीशन अराइज इन दिस एग्जांपल आल्सो? Yes, sir. Yes, नहीं, sir. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बैलेंस फोर्सेस नहीं है, ये दोनों भी फोर्सेस एक दूसरे पर एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मुझे रीजन बताओ, तभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे? इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या फर्क है वो देखो। ये जो मैंने अभी कंडीशन दिया है आपको न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करते समय, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टकरा रहे हैं और एट दैट टाइम एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा पहले के ऊपर कर रहा है। तो दोनों के एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो है F1 एंड F2, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन तभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बताओ?
हाँ राइट आंसर है देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। सर क्योंकि वहाँ पे दो Objects है ऑब्जेक्ट्स सर है वहाँ पे। हाँ बराबर। और सेकंड कंडीशन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ तो ये ऐसा इसका रीजन है, इसका फाइनल आंसर यही है बिकॉज दिस टू फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडीज पर ये एक्ट हो रहे हैं, इस वजह से कैंसिल नहीं कर रहे हैं। एक ही बॉडी पर अगर एक्ट होते हैं जैसे ये एग्जांपल है तो फिर ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट हो रहे हैं, इस वजह से एक दूसरे को ये कैंसल नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो यही गिव रीजन इसका लिख लो। Yes sir. इसका ये स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इससे स्टार मार्क करके रखना इस स्टेटमेंट को। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स are equal in magnitude and opposite in direction. But they do not cancel each other because they acts on two different bodies. ओके क्योंकि ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? सभी को ये बीट समझ में आ गया अच्छे से? Sir. ओके Yes sir. तो एग्जैक्टली न्यूटन थर्ड लॉ पर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, जिसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो हम कल के लेक्चर में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और आगे की बीट की ओर जाते हैं। ओके